जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगातार दरक रहे पहाड़, पस्तियां गिरने से यातायात पर लगाई गई रोक। हाईवे पर दोनों ओर फंसे सैकड़ों मालवाहक वाहन। पटवारियों ने भी खोला अपनी मांगों का पिटारा। 2 दिनों की हड़ताल पर गए जम्मू सूबे के पटवारी। सुनवाई न होने पर कश्मीर के पटवारी भी करेंगे प्रदर्शन। नई औपचारिकताएं बनी बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब। बुढ़ापा पेंशन पाने के लिए हो रहे दरबदर। दिव्यांग और विधवाएं भी कई तरह की परेशानियों से जूझ रही। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको नेशनल हाईवे की खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए आज वीरवार है और वीरवार को मौसम खराब होने के कारण देर शाम बंद हुआ जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी यातायात के लिए नहीं खुल पाया है और जिला रामबन के अधीन आने वाले पंथियाल और कुछ अन्य इलाकों में पहाड़ लगातार दरक रहे हैं और दरकने से ही हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया है। हाईवे बंद होने से रास्ते में कई गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके चलते आज जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की और किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। तो जवाहर टनल से लेकर पंथियाल रामसू तक बारिश और यहां विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही बाधित रही है और पस्तियां गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे अक्सर बंद रहता है और आज भी यहां सैकड़ों मालवाहक वाहन जो है वो रोक दिए गए हैं, जिन्हें हाईवे से मलबा हटाने के बाद आगे की जो मंजिल है वो तय करने का समय दिया जाएगा। आगे रवाना इन्हें किया जाएगा और साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पहाड़ों से पत्थर जो है वो दरक रहे हैं, पहाड़ियां जो है वो नीचे दरक रही हैं और लगातार यातायात को यहां पर बंद कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल आप देखिए रामबन, रामसू और पंथियाल इलाका जिस तरह से यहां पर हालात बने हुए हैं वो देखते ही बन रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंता का सबब अब यहां शुरू हो चुका है, लेकिन कई मालवाहक वाहन जो है वो इस वक्त गाड़ियों को देखिए रास्ते में किस तरह से रोक दिया गया है। ट्रक वहां पर फंसे हुए हैं और जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की और किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। और इसी पर सबसे पहले हम उधमपुर से ही अपडेट लेंगे। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, जरा बताइए, जिस तरह से आप देखिए लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन किस तरह से हालात हैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर? बिल्कुल देखिए आशा, जिस तरह से मौसम की तरफ से जो दी गई कि 24 घंटे के अंदर जो है वो भारी बारिश हो सकती है, उसी के चलते अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी एक बार फिर से जो है वो यातायात के लिए बंद हुआ है। वही पड़ाव है, हमने आए दिन देखा है कि रामबन जब पंथियाल के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन जहाँ पस्सियां गिरती है तो जखैनी चौक से जो कोई घाटी की तरफ छोटी या बड़ी गाड़ी जाना चाहती है उसको वहां से जाने की अनुमति नहीं होती। और हमने ये सुबह सुबह साफ तौर पर देखा है कि सैकड़ों की तादाद में जखैनी से लेकर बटल वालिया के बीच जो मुसाफिर जो है वो घाटी की तरफ जाना चाहते हैं और उनको जखैनी चौक से वहां से मूव किया जा रहा है। और दोनों ट्यूब्स की मैं बात करूं, जखैनी में काफी लंबी लंबी कतारों में छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ बिल्कुल देखिए हम अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की मैं बात करूं, हम भी फिलहाल इस वक्त जो है थोड़े वहां पर फुल स्क्रीन में छोड़ दीजिए किशोर को, दिखाइए वहां पर क्या कुछ है, किस तरह से मंजर है। बिल्कुल देखिए आशा, इस तरह से आपने राजमार्ग की मैं बात करूं, सैकड़ों की तादाद में जो है वो हजारों की तादाद में जो छोटी बड़ी कश्मीर की तरफ जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी तरफ हमने ये साफ तौर पर देखा, जब हमने मुसाफिरों से बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां पे हमें जखैनी चौक पे रोका जाता है, वहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी काफी संख्या में है, लेकिन ये पूरी तरह से जो है वो एडवाइजरी जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से जारी की है। तब जो है वो पंथियाल के अंदर जैसे ही वहां पे जो शूटिंग स्टोन का जो सिलसिला, वहां पे जो क्लियरनेस का जो काम है वो वहां पे जारी है, लेकिन जब तक उसको क्लियरनेस नहीं मिलती तब तक जखैनी चौक से जो छोटी कोई एडवाइजरी जारी की गई है किशोर? कोई कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है अभी आपातकाल में? जल्दी से वहां पर की कोई भी अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं, उसका नंबर साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए, जैसे ही बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद हुआ था तो ट्रैफिक विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ जो है वो एडवाइजरी जारी की गई थी। कोई भी जो है कहीं अपनी जो यात्रा शुरू करने से पहले जो है वो कंट्रोल रूम से जो है वो राब्ता कर ले। लेकिन बड़ी बात हमने ये आए दिन साफ तौर पर देखा है, लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकल जाते हैं। वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखैनी चौक हमने ये साफ तौर पर देखा है, अभी भी कहीं ना कहीं वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि
कब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल से हमने ये साफ तौर पर देखा, बीती रात से जो है वो भारी बारिश हुई है। अभी ये आशा जरूर देखा कि मौसम साफ जरूर हुआ है, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी हमें मिली है कि कोई जो छोटी या बड़ी गाड़ी जो घाटी की तरफ जाना चाहती है उसको जाने की अनुमति नहीं है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि लोकल रूट की मैं बात करूं, डोडा, भद्रवाह या पत्नीटाप टूरिस्ट कोई जाना चाहता है उसको खैनी चौक से जाने की अनुमति है। लेकिन जो कोई टूरिस्ट पत्नीटाप की तरफ जाना चाहता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की गई है कि जिसके पास होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग होगी उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो जाने की अनुमति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर उधमपुर से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। नदीम के पास चलेंगे, रामबन से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि बनिहाल, रामबन, पंथियाल इलाके के अंदर सबसे ज्यादा आप देखिए पहाड़ जो है वो दिरक रहे हैं और पूरी तरह से लंबी लंबी कतारें वहां पर वाहनों की लगी हुई है। नदीम, क्या कुछ अपडेट है और कब तक लगता है कि रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा और इन गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए आशा, इस वक्त हम देखिए खराब मौसम का सीधा सीधा असर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिलता है। और आज भी हम देख रहे हैं क्योंकि कल बाद दोपहर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद पंथियाल के मकाम पर पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी हुआ था। अभी तक वो सिलसिला चला जा रहा है। जहां मौसम की बात करें तो मौसम हम देख रहे हैं कि बराबर खराब बना हुआ है, तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस बीच पंथियाल के अलावा भी हमारे पास कई मकाम ऐसे हैं जहाँ पर पत्थर और पत्तियां गिर रही है। धलवास एक इलाका है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोड का कुछ एरिया सिंक हो रहा है। और इसी तरह से अगर हम देखें पिसेरी के मकाम पर भी मठ साइड के बीच अभी एक गाड़ी फंसी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि खराब मौसम का खासा असर हाईवे पर देखने को मिला, जिस वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त आज मुकम्मल तौर बंद है। जहाँ LMEs, SMEs तो देखिए अगर हम सेफ जोन से अगर मूव किया गया है, लेकिन अभी तक हाईवे बंद है। और रेस्टोरेशन का काम अगर कुछ मकाम पर शुरू किया गया है, लेकिन कुछ मकाम पर अभी भी रेस्टोरेशन का काम स्टार्ट करना बाकी है, क्योंकि पत्थर गिरने का सिलसिला जो मुसलसल जारी है उससे कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है रेस्टोरेशन में। और जब तक मौसम साफ नहीं होगा, खुशगवार नहीं होगा, तो तब तक रोड को रेस्टोर करना काफी चैलेंजिंग रहेगा क्लियरेंस एजेंसीज के लिए और ट्रैफिक हुक्म। लेकिन नदीम, जो वाहन फंसे हुए हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम हैं वहाँ? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी तक तो इस तरह के कोई इंतजाम है नहीं उन लोगों के लिए जो इस वक्त हाईवे पर है, फंसे हुए हैं। लेकिन अगर रात देर गए तक रोड बंद रहती तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि गुज़श्ता औकात पर जिस तरह से अरेंजमेंट किए जाते हैं, जो भी उनके रात के अकोमोडेशन के या फिर खाने पीने के, तो उस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्योंकि अगर मौसम में बेहतरी देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है क्योंकि नदीम देखिए ना, ये कोई पहला मौका तो है नहीं कि नेशनल हाईवे इस तरह से जाम हो जाता है या फिर पस्सियां गिराती हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है। क्या लगता है कि पहले से ही प्रशासन को कमर कसनी चाहिए इन सब को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर आज से 2 साल पहले हम देखें तो एक हफ्ते तक रोड बंद रहती थी, लेकिन अब की बार हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। 1-2 दिन के रोड बंद हो भी जाती है, लेकिन उस बीच भी गाड़ियों को या तो काजीकुंड के पास चुकाया जाता है या फिर जटैनी के पास चुकाया जाता है। गाड़ियों को रामबन की तरफ आने की इजाजत होती नहीं। अगर देखिए हम रामबन सेक्टर से तो बहुत कम गाड़ियां होती हैं, चाहे वो LMEs हो, SMEs हो, जो रामबन यानी उधमपुर और बानिहाल के बीच स्टैंड जाती है, बहुत कम तादाद होती है। और जो लोग फंसते हैं, चाहे वो मगरकोटला इलाका हो, रामसू सब डिवीजन या फिर बानिहाल सब डिवीजन या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन हो, यहाँ पर अरेंजमेंट किए जाते हैं उन तमाम पैसेंजर्स के लिए, उन तमाम ड्राइवर्स के लिए जो भी फंसे होते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ दोनों तरफ में पस्सियां आ जाए और गाड़ी ना आगे मूव कर सकती है ना पीछे मूव कर सकती है, तो लोकल लेवल पर वहां पर जो भी पंच, सरपंच, PRI या फिर जो लोकल NGOs हैं वो लोग भी सामने आते हैं और उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हाँ, चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यातायात को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं यातायात को खोलने को लेकर, क्योंकि मौसम पूरी तरह से बाधा बना हुआ है। और अगर मौसम साफ होता है तो उसके बाद यहां पर क्लियरेंस जो है वो मिल सकती है। आगे बढ़ जाएंगे। अब जम्मू कश्मीर के ही पटवारियों ने भी अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है और जम्मू में पटवार एसोसिएशन के तले यहां आप देखिए पटवारी 2 दिनों की हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और एसोसिएशन ने आज जम्मू के डिवकॉम कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई है तो कश्मीर सूबे के भी पटवारी यहां आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। और साथ ही आपको बताते चले कि पूरी तरह आप देखिए पटवारी किस तरह से अब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच में किस तरह से हालात बनेंगे ये अब देखने वाली बात है।
चलिए, तो उससे पहले आपको पटवारियों की पहले आपको दिखा देते हैं कि गुलमर्ग के अंदर किस तरह से हालात हैं। वहां पर अनुराग ठाकुर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो आपको दिखा देते हैं। में आज 29 राज्यों से 1500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 दिन तक 11 गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स में यहां पर आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कुछ देर पहले आपने देखा बीएसएफ का, जेएंडके पुलिस का और बाकी बैंड्स भी आपके सामने से गए। जेनिथ ग्रुप ने भी यहां पर आपका मनोरंजन करने का काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां कब बजी? जब जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर्स ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि जो देश के अन्य राज्य, कई राज्य नहीं कर पाए, जम्मू कश्मीर ने मात्र 3 वर्षों में करके दिखाया। जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए और गांव गांव में खेल के मैदान बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, खेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप फिजिकली और मेंटली फिट तो रहते हैं, लेकिन वो आपके एक सॉफ्ट पावर के रूप में काम भी करता है। कोई राज्य हो, कोई देश हो, वो जितना मर्जी कर ले, जितने मर्जी बड़े उद्योग ले आए, लेकिन जब हमारा खिलाड़ी कोई देश में मेडल जीतता है या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई मेडल जीतता है, तो पूरे प्रदेश और देश को एकजुट करने का काम करता है और पूरा देश आपका अभिनंदन और स्वागत करता है। और ये हमने देखा है टोक्यो ओलंपिक्स में, अगर पहला मेडल किसी ने जीता तो हमारी भारत की बेटी मीराबाई चानू ने हमारे भारत के लिए मेडल जीतने का काम किया। और जो 121 वर्ष भारत को इंतजार करना पड़ा कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में कोई मेडल जीत कर लाए, तो गोल्ड मेडल किसने जीता? किसी और ने नहीं, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत का तिरंगा जापान में फहराने का काम वहां पर भी हुआ। मेरे भाइयों, देखिए, भारत का तिरंगा वहां पर फहराया जाता है, भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजता है जब कोई गोल्ड मेडल जीतता है। तो इससे बड़ा गर्व का पल किसी देश के लिए क्या हो सकता है? और इसी तरह से कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता, तो 61 मेडल हमने कुल मिलाकर जीते। ये भी भारत ने, जबकि राइफल शूटिंग उसका हिस्सा नहीं था, उसके बावजूद जीतने का काम किया। और पिछला साल तो ऐसा भारत के खेलों के लिए रहा कि जहां आज तक के सबसे ज्यादा मेडल समर ओलंपिक्स में भारत ने जीते, वहीं पर पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आज तक के 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल जीते, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते। तो आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी निखिल जरीन ने गोल्ड मेडल, तो प्रवीण हुडा और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। और हमने कभी, जो बैडमिंटन में भारत कभी गोल्ड मेडल जिस तरह से नहीं जीत पाते थे, लेकिन हमारे ऐसे खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में हो या फिर उससे पहले रियो ओलंपिक्स में बैक टू बैक मेडल जीतने का काम भी किया है। ये हमारे छोटे मोटे नहीं मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। एक के बाद दूसरी गेम में हम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े बड़े आयोजन भी कर रहे हैं। आप इसके आगे देखिए, G20 का लोगो आपको देखने में नजर आएगा। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि दुनिया के सबसे 20 ताकतवर देश, उनका समूह, जहां 80% से ज्यादा व्यापार जीडीपी उसके माध्यम से होती है, 75% आबादी वहां पर है,
और यहां से सबसे बड़ी मार्केट देखने को मिलती है। वो G20 प्रेसिडेंसी के भी 55 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग्स करने का अवसर मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भी उसका आयोजन होगा। जैसा माननीय एलजी साहब ने कहा, यह बढ़ते भारत की, नए भारत की तस्वीर है कि हर क्षेत्र में भारत आगे जा रहा है। जहां तो खेल कि खेल मंत्री किस तरह से खेलों को बढ़ावा देने की बात यहां पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने खेलो इंडिया को मद्देनजर रखते हुए भी बात कही और जम्मू कश्मीर को किस तरह से खेल के मुकाबले यहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इस पर भी पूरी तरह से चर्चा की। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि देश ने जहां जहां पर मेडल हासिल किए उसको लेकर भी वो आज बात करते हुए नजर आए। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको पटवार एसोसिएशन के हवाले से ही खबर दिखा रहे थे, जिस तरह से आप देखिए जम्मू के अंदर किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका था और कई तरह की परेशानियां पटवारियों को भी यहां पर झेलनी पड़ रही थी। लेकिन सुनवाई ना होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियां तो हो ही रही हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी जरूर यहां जारी कर दी है कि अगर इन लोगों की समस्याओं को जल्द नहीं सुना गया है तो कश्मीर के भी पटवारी सड़कों पर उतर आएंगे। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, क्या कुछ कहना है इन लोगों का? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त हम डिवकॉम परिसर के बाहर है और यहाँ पे तमाम पटवारी 2 दिन की टोकन स्ट्राइक पे गए हुए हैं और आपको क्या कुछ डिमांड्स है वो हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से सरकार से ये लोग दरख्वास्त कर रहे थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन सी डिमांड है जो आप सरकार के कानों तक अभी तक नहीं पहुंची और पहुंचाना चाहते हैं? शुक्रिया। मैं मैम आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी हमने कोशिश की सरकार के बहरे कानून तक कोई आवाज अपनी पहुंचाने की तो उन्होंने हमें हमेशा दुत्कारी दी, लेकिन आज फिर आप एक जरिया बन चुके हैं उन तक हमारी ये आवाज उन तक पहुंचाने। तो एक पेज हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहिबान की मौजूदगी में, जिसकी सरबराही हमारे कमिश्नर चेयरमैन कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू साहब ने हमारी उस सरबराही की भी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमारी डिमांड्स को जेन्युइन करार दिया गया था। और ये मीटिंग जो हुई थी वो 9 मार्च 2022 को हुई थी। उसमें क्लियर कट उन्होंने लिख के दिया था, हमें इन राइटिंग लिख के दिया था कि आपकी डिमांड जो होंगी विद इन 1 मंथ जो है वो कंप्लीट होंगी। आज हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि उनका 1 महीने में कितने दिन होते हैं, हमारा ये सवाल रहेगा उनके साथ। तो जहाँ तक हमारी डिमांड का ताल्लुक है तो ग्रेड पे को लेकर हम गारबन 10 साल से इनके दरवाजों के चक्कर काट रहे हैं, हमारे जूते गिर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी ऋतिका, सवाल कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर अक्सर आप देखिए प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि बहुत अच्छे से काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है और हर एक मुद्दे का हल हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि एक एक करके हर डिपार्टमेंट के अंदर भी आप देखिए धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका। जी बिल्कुल, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा कर्मचारी होगा जो सड़कों पे रहा है। इससे पहले भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं कि हर एक तबके का व्यक्ति जो है वो हमें सड़कों पे दिखते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, एम्प्लॉइज भी आते हैं। और आज पटवारी दोबारा से प्रदर्शन पे आने पे मजबूर हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया था। इन्हें आश्वासन दिया गया था कि एक टाइम पीरियड के अंदर तमाम जो भी इनकी डिमांड है, जिसमें इनका एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे की बात की गई थी, एनहेंसमेंट ऑफ प्रमोशन कोटा जो कि इन सर्विस जितने कैंडिडेट थे उनकी बात की गई थी, अलाउंस के एनहांसमेंट की बात की गई थी, यहाँ पे डीपीसी इशुएंस की बात की गई थी और पटवार खाना की कंस्ट्रक्शन की बात भी की गई थी। और तमाम आश्वासनों के बावजूद भी वो काम नहीं हुए हैं, इसीलिए दोबारा से 2 दिनों की टोकन स्ट्राइक है। अगर मुद्दा हल नहीं होता आगे ये कंटिन्यू की जाएगी। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह से चेतावनी जो है वो जारी कर दी गई है कि 2 दिन का समय दिया गया है और अगर इस पर कोई गौर नहीं फरमाया जाता है तो इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी सुना देते हैं कि किस तरह से हालात चल रहे हैं। बुढ़ापा और जो पेंशन है उसके लिए नई औपचारिकताओं का आदेश बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जहां नई औपचारिकताएं पूरी न होने पर पेंशन भोगियों की पेंशन बंद है, तो वहीं इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए बुजुर्ग दर दर भटक रहे हैं। तो बुजुर्गों की इस दुर्दशा को लेकर लोगों में भारी रोष है और रोष नजर आ रहा है। बुजुर्गों के साथ साथ विधवा महिलाएं भी इसी परेशानी से दो चार हो रही हैं और सरकार की इस आर्थिक मदद को लेकर दोबारा से आप देखिए किस तरह से वो संघर्ष कर रही हैं। लेकिन इस पर आपको रिपोर्ट दिखाना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से वो संघर्ष कर रही हैं और कैसे दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। देख लीजिए जरा।
हाथों में फाइलें लिए जा रहे ये वो लोग हैं जिनकी जीवन की गाड़ी सरकार की आर्थिक सहायता से चलती थी, लेकिन सरकार के एक आदेश के बाद इन लोगों की आर्थिक सहायता आना बंद हो गई और उनकी जीवन की गाड़ी चलना भी बंद हो गई। सरकार की आर्थिक सहायता लेने वालों में बुजुर्ग भी हैं और इनमें विधवाओं के साथ साथ दिव्यांग भी शामिल हैं। इस आर्थिक सहायता को दोबारा हासिल करने के लिए लोग समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन औपचारिकताएं इतनी हैं कि उन्हें पूरा करना इन लोगों के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है। ये पिछले महीने की कदों ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ लगी है ये 10 साल एक बार नहीं तो ना इस महीने दिन हुई है क्या ली क्या पता यही पता क्या था दो गए इधर अंदर ही आई हमें तो क्या किया असं पहले बैंक वाले ने आख्या उन्हें आख्या कागज कंप्लीट कराओ तो कागज जो 3-4 दसे वो मैं कराई उड़े जो होंगे मेरे को तो जो एक नहीं कराया मैं मेडिकल तो नहीं कराया मैं वो का बैंक वाला कोर्ट वाला हूँ उत्थे मेरा कौन जा पियो इंदे कन्नै हाँ फिर और कौन जा बुजुर्ग बंदा कुत्ते कुत्ते जा हाँ तो क्या करा मैं हूँ खज्जल खराबी करा दे सारी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ जो डॉक्यूमेंट है तो हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट लेना है, एक तहसील से लाना है, फिर डॉक्टर का पैनल बैठेगा उसमें वो सर्टिफिकेट लाना है। एक 75-80 साल का बुजुर्ग माता बहनें कहाँ जा पाएंगी उसके लिए। औपचारिकताओं को पूरा करने में सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों को पेश आ रही है, लेकिन कोई भी इनकी इस परेशानी का समाधान करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर ये बुजुर्ग पिछले कई महीनों से इस आस में समाज कल्याण विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं कि आज उन्हें सरकार की यह आर्थिक सहायता मिल जाएगी, लेकिन औपचारिकताएं पूरी न होने का हवाला देकर अधिकारी उन्हें मायूस कर वापस घर भेज देते हैं। अब दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए इन बुजुर्गों के पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बारह खंडी है तो शायद लगी नहीं बंद टाइम थोड़ी जाती है इतना नहीं थोड़ी कोडवांडा कितने देर चक्कर करते वो 5-6 महीने हो जाए थोड़े है नहीं थोड़ी है तो क्या खा दिया हाँ वो या खाया नहीं है कागज पर मुझे बनाओ तो मुझे लाओ वो बेखाब है प्रॉब्लम वाले बैंक बंद ही नहीं वो एक चक्कर खा उधर जाओ कभी आते उधर जाओ। मैं वो प्रॉब्लम वो जाती पैदल उसे इच्छा है उन्हें इच्छा है मैं डॉक्टर को जाओ उसे यही बोल लिखाई जाओ ਉਹਦੇ ਕੋਪੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਈ ਗਏ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜਾ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਐਟਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਐਟਵਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ 200 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਓ ਤੁਰੀ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। यही हाल विधवाओं और दिव्यांगों का भी है। सरकार की इस आर्थिक सहायता के लिए ये लोग भी समाज कल्याण विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इस सहायता को हासिल करने के लिए औपचारिकताएं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਦਾ ਦੇ ਉਹ ਲਿਆ ਨੋੜੇ ਲਿਆ ਨੋਟ ਕਾਇਦ ਬਣਾਈ ਕਦਾ ਕੁੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨੋ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਂਦੇ ਵੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬਸ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ कागज वगैरह लीए वो आते कि इतने आई पेंशन आई नहीं है तुम बैंक जाओ जे करो तो उसदे वास्ते एक UDI कार्ड मंगा देन लेकिन वो असें पता नहीं है कुत्थों बनना कुत्थों नहीं है। इस करी देखो अस रोज आने जाने तो हैंडीकैप बंदे तो चलन भी नहीं होंदा ठीक है और 10 बारी आओ जाओ बूढ़ भी घसी गए। सरकार द्वारा निर्धारित की गई औपचारिकताओं का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मामूली सी आर्थिक सहायता से अपनी जीवन की गाड़ी
हांकने वाले ये बेसहारा और बेबस लोग कैसे इन औपचारिकताओं को पूरा करेंगे? सरकार को ऐसे लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग में ही ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहां से इन लोगों की तमाम औपचारिकताएं पूरी हो जाएं। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो जिला उधमपुर में पेश आए सड़क हादसे में 16 घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया है। और बताया जा रहा है कि यह हादसा तब पेश आया जब उधमपुर से एक यात्री बस खोरगली की ओर से जा रही थी और इस दौरान चालक बस से नियंत्रण खो दिया। और आप देखिए, चालक के नियंत्रण खो देने की वजह से ये गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिर गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।